साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के पीटी 365 को देख रहे हैं और इसकी कड़ी में हम लोग राज व्यवस्था पीटी 365 को कवर कर रहे हैं। तो इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली। इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सुर्खियों में क्यों ना, क्योंकि हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुई या नियुक्त हुई। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के कारण उनका पद रिक्त होने जा रहा है। मतलब उस समय संविधान के अनुच्छेद 62(1) के तहत इस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया को कार्यकाल की समाप्ति, जो कि 5 वर्ष होती है, उससे पहले पूरा किए जाने का प्रावधान है। चुनावी प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर प्रश्न बनता है आपका। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के अर्थात लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है आपके नॉमिनेटेड जो सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं करते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें अगर लिखित शामिल नहीं है, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए आवश्यक मतों का कोटा हासिल करना होता है। यह कोटा डाले गए कुल वैध मतों का 50% प्लस 1 होता है। मतलब आपको 50% से अधिक वोट जो है हासिल करने होते हैं। दल बदल रोधी कानून जो है यह राष्ट्रपति चुनाव में लागू नहीं होता है। इस प्रकार निर्वाचक दलगत आधार पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। मतलब किसी अन्य पार्टी का जो सदस्य है वो दूसरे के उम्मीदवार को वोट कर सकता है। यहाँ इसके अतिरिक्त यदि देखें, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय चुनाव आयोग को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। संसद सदस्य जो सांसद के वोट का मूल्य क्या होता है, तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, अभी चुनाव नहीं हुआ वहां का, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है। 1997 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से वोट का मूल्य 708 निर्धारित कर दिया गया था। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा नहीं होने के कारण संसद सदस्य या सांसद के वोट का मूल्य राष्ट्रपति चुनाव में 708 से घटकर 700 हो गया था। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक जो प्रावधान है या जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनकी बात करें तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। 55 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के निर्धारण में एक रूपता होगी। और 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 57 कहता है राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के पद हेतु पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। वहीं 58 कहता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, मतलब 58 में योग्यता बताई गई है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का सदस्य। अनुच्छेद 62 क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कुछ बातों को। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। पहला राष्ट्रपति का, दूसरा इनका है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के माध्यम से होता है। इसे संसद के एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो मनोनीत हों या निर्वाचित हों।
इसमें देखिए विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनाव होता है। ऐसे चुनाव में गुप्त मतदान किया जाता है। वह राज्यसभा इसके अतिरिक्त जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता था। राज्यसभा के सभापति को प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत किसी भी सदस्य को जिसका आचरण उसकी राय में घोर अव्यवस्थित या नियम विरुद्ध है तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश देने का अधिकार उसके पास होता है। अब यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की बात करें या महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, तो 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जबकि 52 में क्या था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा बताया गया है। और वहीं 66 में कहा गया उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। और अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। यह 68 में कहा गया है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो देखिए चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि एजी पेराविलन के क्षमादान पर निर्णय लेने की अनन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास है, न कि तमिलनाडु के राज्य के पास। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस दावे को अस्वीकार कर दिया था। राज्यपाल की नियुक्ति और उसे पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में पहले बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 के तहत 155 और 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यदि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति को हटाना चाहता है तो राज्यपाल को पद छोड़ना पड़ता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया कि मतभेद होने पर राज्यपाल और केंद्र सरकार सार्वजनिक रूप से किस तरीके से मतभेद दूर करेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बीच तुलना की। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति देखें तो संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में क्षमादान देने का अधिकार देता है। पहला, किसी संघीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए दिए गए दंड या सजा के मामले में। दूसरा, कोर्ट मार्शल अर्थात सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड या सजा के मामले। और तीसरा है मृत्युदंड के मामले में। इन तीनों मामलों में राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति उसके पास है। वहीं राज्यपाल की बात करें तो इसके पास अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्तियां होती हैं, लेकिन यह निम्नलिखित 2 मामलों में राष्ट्रपति से अलग है। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल अर्थात सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजाओं को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में क्या क्या शामिल है। इसमें पहला है क्षमा, पार्डन, अर्थात इसमें सजा और दोषसिद्ध दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। मतलब जिस चीज के लिए सजा हुई है, जो आरोप लगाए गए उनको, और जो सजा है वो भी दोनों को समाप्त किया जा सकता है कि वो उसी कंडीशन में जाता है जैसे बिना सजा के पहले था, तथा अपराधी को पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया जाता है। दूसरा, लघुकरण, कम्यूटेशन, इसमें सजा की प्रकृति को बदलते हुए कठोर सजा को हल्की सजा में बदल दिया जाता है। सजा की प्रकृति इसमें बदल दी जाती है। मान लीजिए 10 साल की सश्रम कारावास है तो उसे 10 वर्ष की कारावास की सजा दे देगी। ठीक है, तो सजा की कठोरता इसमें कम की जाती है, टाइम नहीं। तीसरा, परिहार, रेमिशन, सजा की प्रकृति में बदलाव किए बिना सजा की प्रकृति में बदलाव किए बिना सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है। मतलब 10 साल की सश्रम कारावास की सजा थी तो उसे 8 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हो गई, तो ये परिहार हो जाएगा। विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल सजा के बदले कम सजा दी जाती है। विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल सजा के बदले कम सजा दी जाती है। प्रविलंबन, रिप्रीव, किसी सजा विशेषकर मृत्युदंड को अस्थायी अवधि के लिए टाल दिया जाता है। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है तो टाल दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के पास राज्य कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, प्रविलंबन,
विराम या परिहार अथवा निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति है। आगे बढ़ते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में बात करें तो सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि केरल विधानसभा ने केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। लोकपाल और लोकायुक्त के पद की पृष्ठभूमि की बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त पद की रचना एल.एम. सिंघवी ने की थी। किसने की थी? एल.एम. सिंघवी ने की थी। इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की एक रिपोर्ट में किया गया था। ध्यान रखिएगा कि लोकायुक्त पद की रचना किसके द्वारा की गई? एल.एम. सिंघवी के द्वारा। पहली बार प्रयोग 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में किया गया। 2014 में केंद्रीय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया गया था। यह संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त जैसे सांविधिक निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है। सांविधिक है, स्टेचुरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका उद्देश्य कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों की जांच करना है। लोकायुक्त केंद्रीय लोकपाल के राज्य स्तरीय समकक्ष होता है। देखिए, केंद्र के स्तर पर लोकपाल होता है और राज्य के स्तर पर लोकायुक्त होता है। ये केंद्रीय लोकपाल के राज्य स्तरीय समकक्ष होता है। कुछ राज्यों ने पहले ही लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना कर ली। उदाहरण के लिए 1971 में महाराष्ट्र में और 1999 में केरल ने। तो ये जो अधिनियम आया है 2013 का, इससे पहले 1971 में महाराष्ट्र ने लागू किया था और 1999 में केरल ने, जिसने अभी हाल ही में कुछ परिवर्तन किया है। इस अधिनियम का विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में या भारत और भारत के बाहर भी लोक सेवकों पर लागू होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में। इसकी संरचना क्या? देखिए, लोकपाल के तहत इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य शामिल होंगे। एक अध्यक्ष और 8 सदस्य, मतलब कुल 9 लोग हो गए। इनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे और 50% जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं में से होंगे। दूसरा, कार्यकाल क्या है? अध्यक्ष और सदस्यों को 5 वर्ष की अवधि, 5 वर्ष की अध्यक्षों और सदस्यों को 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले होगा के लिए नियुक्त किया जाता है। चयन समिति, अध्यक्ष और सदस्यों का चयन जो है को एक चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस चयन समिति में के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति और प्रतिष्ठित न्यायविद। और ये जो प्रतिष्ठित न्यायविद होता है, ये समिति के जो अन्य सदस्य हैं, मतलब प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये मिल करके जो है एक नाम की सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को और वो नामित करता है। वही आपका प्रतिष्ठित न्यायविद होता है। 2013 के लोकपाल अधिनियम के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करनी होगी जो लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य बनने के इच्छुक हैं। संपत्ति की जब्ती, भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्ति की जब्ती की जाएगी, भले ही इससे संबंधित मुकदमा लंबित हो। पूछताछ व जांच के लिए समय, सीबीआई द्वारा पूछताछ पूरी करने के लिए 60 दिन का और जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया गया है। सीबीआई के लिखित अनुरोध पर लोकपाल द्वारा 6 महीने की इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। सीबीआई के संबंध में सख्त की बात करें तो लोकपाल को इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा जांच के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में सीबीआई पर अधीक्षण करने और निर्देश देने की शक्ति होगी। देखिए, लोकपाल को इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा जांच के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में सीबीआई पर अधीक्षण करने और सीबीआई को निर्देश देने की शक्ति होगी। दूसरा, लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए लोकपाल की मंजूरी की आवश्यकता होगी। लोकायुक्त, इनके कार्य का क्षेत्राधिकार मुख्यमंत्री, यदि राज्य के स्तर पर जाए तो जो लोकायुक्त होगा, इसके कार्य का क्षेत्राधिकार मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी और कुछ निजी संस्थाओं जैसे कि धार्मिक संस्थाओं तक होगा। पद से कैसे हटाया जाता है? लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद में कम से कम 100 सदस्यों या सांसदों द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। लोकपाल का क्षेत्राधिकार, ठीक है, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की बात कर लिए। लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या है? यह प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों, ग्रुप ए, बी, सी और डी अधिकारियों तथा केंद्र सरकार के अधिकारियों तक विस्तृत है। कोई भी संस्था या ट्रस्ट या निकाय जो 10 लाख रुपए से अधिक का विदेशी योगदान जो है प्राप्त करता है, वो भी इसके अधीन आएगा। आगे बात करते हैं संसदीय समितियों के बारे में, पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। सुर्खियों में क्यों रही है? तो राज्यसभा सचिवालय पर पहले व्यापक अध्ययन में एक कार्यदल ने संसदीय समितियों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए राज्यसभा के सभापति के समक्ष
अपनी रिपोर्ट या सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। देखिए, राज्यसभा सचिवालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 98 98 में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई है। अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय स्तरीय कर्मियों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए मतलब राज्यसभा लोकसभा के लिए अलग अलग सचिवालय स्तरीय कार्मियों की का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा का सचिवालय राज्यसभा के सभापति के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। वहीं राज्यसभा सचिवालय के मुख्य कार्य क्या होते हैं, देखिए इसका मुख्य कार्य राज्यसभा को सचिवालय स्तरीय मदद और सहायता प्रदान करना, संसदीय समितियों को सेवा एवं अन्य सहायता प्रदान करना तथा तीसरा है राज्यसभा के दिन प्रतिदिन की कार्रवाई के रिकॉर्ड प्रकाशित करना। यहाँ देखिए, संसदीय समितियों के बारे में बात करें तो संसदीय समिति का अर्थ संसद के सदस्यों से बनी एक ऐसी समिति से है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किया जाता है, जो उसके निर्देशन में कार्य करती है। नामित किया जाता है और जो उसके निर्देशन में कार्य करती है। यह समिति सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यह समिति जो है वो सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। संसदीय समितियों की उत्पत्ति जो है ब्रिटिश संसद से हुई है। देखिए, संसदीय समितियों का अपना प्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 और 118 से प्राप्त होता है। 105 ध्यान रखिएगा, ये सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित, जबकि 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। संसदीय समितियों की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान में इन समितियों का उल्लेख अलग अलग स्थानों पर किया गया। ध्यान रखिएगा, संविधान में इन समितियों का उल्लेख अलग अलग स्थानों पर किया गया है। हालांकि उनकी संरचना, कार्यकाल आदि के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान में इन सभी मामलों को दोनों सदनों के नियमों के द्वारा निपटाया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें संसदीय समितियों के बारे में। तो ये दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ। स्थायी समितियाँ, इनकी प्रकृति स्थायी होती है, इनका गठन समय समय पर किया जाता है और ये नियमित आधार पर कार्य करती हैं प्रत्येक वर्ष के आधार पर। और तदर्थ समितियाँ, इनकी प्रकृति अस्थायी होती है। ये समितियाँ सौंपे गए कार्य को पूरा करने पर समाप्त हो जाती हैं। देखिए, स्थायी समितियों में क्या क्या आएंगे, आपकी वित्तीय समितियाँ, मंत्रालयों विभागों से संबंधित विभागीय स्थायी समितियाँ और जांच पड़ताल करने वाली समितियां। इसके अतिरिक्त हाउस कीपिंग समितियां अथवा सेवा समितियां, सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समितियां और समीक्षा करने वाली और नियंत्रण रखने वाली प्रतिभूतियां या समितियां। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि संसदीय स्थायी समिति के उद्देश्य क्या हैं। पहला, वित्तीय विवेक सुनिश्चित करना। दूसरा, प्रासंगिक हितधारकों के साथ भागीदारी करना। तीसरा, गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से विस्तृत जांच सुनिश्चित करना और खास सरकार की जवाबदेही को बनाए रखना। चौथा, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विपक्ष को बड़ी भूमिका निभाने में सहायता करना। तो ये इतनी चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी के बारे में। देखिए, कैग ने अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग ने असम में एनआरसी अपडेशन परियोजना के लिए लॉजिस्टिक संबंधी व्यवस्थाओं के अनुपालन ऑडिट पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें असम में एनआरसी को अपडेट करने में डेटा से छेड़छाड़ से जुड़े जोखिम के बारे में बताया गया है। एनआरसी के बारे में बात करें, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो एनआरसी उन लोगों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जो भारत के वैध नागरिक हैं या तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रवासियों की पहचान करता है। वर्तमान में असम एनआरसी तैयार करने वाला एकमात्र राज्य है, इस फैक्ट को याद रखना है। इसे पहली बार वर्ष 1951 में तैयार किया गया था। 2019 में इसे अंतिम रूप से अपडेट किया गया था। एनआरसी को नागरिकता अधिनियम 1955 तथा नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के तहत अपडेट किया गया है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A, इसके तहत 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों के पास भारतीय नागरिकों के समान सभी अधिकार और दायित्व होंगे। वहीं असम एनआरसी में केवल उन्हीं लोगों को व उनके वंशजों को भारतीय नागरिक माना गया जिनके नाम 24 मार्च 1971 तक की किसी मतदाता सूची में या 1951 के एनआरसी में मौजूद हैं। अगर असम एनआरसी की उत्पत्ति 1985 के असम समझौते से मानी जाती है। एनआरसी में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं कि उसे विदेशी घोषित कर दिया जाएगा।
जिन व्यक्तियों के नाम एनआरसी सूची में मौजूद नहीं हैं उनके पास विदेशी विषयक अधिकरण फॉरेन ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पक्ष रखने का विकल्प मौजूद है। यहाँ पे हम लोग नागरिकता मानदंड अधिसूचित किए गए उनके संबंध में कुछ बातें करें तो देखिए, गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए मानदंड जारी किए हैं जो तब अवयस्क थे जब उनके माता पिता ने भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया था, लेकिन अब वे वयस्क होने पर अपनी भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कोई भी व्यक्ति जो अपनी नागरिकता का त्याग करता है उसका प्रत्येक अवयस्क बालक भी भारत का नागरिक नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा कोई भी बालक वयस्क होने पर 1 वर्ष के भीतर यह घोषणा कर सकता है कि वह भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त करना चाहता है। 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीकों का प्रावधान करता है। कितने? 5 तरीकों। कौन कौन से? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण और किसी राज्य क्षेत्र के समावेश के आधार पर। नागरिकता अधिनियम में 1986, 1992, 2005 और 2019 में संशोधन किए गए थे। भारतीय नागरिकता का त्याग कैसे हो सकता है? तो वयस्क आयु और क्षमता का कोई भी नागरिक जो किसी अन्य देश का नागरिक या सामान्य निवासी भी हो वह भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। देखिए, भारतीय नागरिकता की समाप्ति के अन्य तरीके क्या हैं? धोखाधड़ी आदि के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने पर सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। दूसरा, यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। प्रत्यायोजित विधान के बारे में बात करें, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह निर्णय दिया कि केंद्र और राज्यों के प्रत्यायोजित विधानों की शक्तियां मूल कानून पेरेंट एक्ट द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो यह अधिकारातीत है और उन्हें प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए नियमों एवं विनियमों सहित प्रत्यायोजित विधान को अपने मूल संसदीय कानून की जगह लेने वाला नहीं बल्कि उनका पूरक होना चाहिए। प्रत्यायोजित विधान के बारे में पहले बात करें तो देखिए, यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्यकारी प्राधिकरण को कानून बनाने के लिए मूल कानून प्राथमिक विधान द्वारा शक्तियां प्रदान की जाती हैं। ये कानून उस मूल कानून के प्रावधानों को लागू करने और प्रशासित करने के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार संसद मूल कानून की सहायता से अन्य संस्थाओं को प्रत्यायोजित विधान की प्रक्रिया द्वारा कानून और नियम बनाने में सक्षम बनाती है। मतलब संसद जो है, कानून बनाना संसद का काम है, परंतु वो क्या करती है? अपने काम को दूसरी संस्थाओं पर डाल देती है और उनको एम्पावर करती है कि वो उस संबंध में कानून बना सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार कानून बनाने की शक्तियां विधायकों को दी गई, जबकि कार्यपालिका के पास कानूनों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो इसमें समय की कमी के कारण विधायिका खुद को नीतिगत मामलों तक ही सीमित रखती है। इसलिए संसदीय कानून का पूरा कानून या नियम बनाने के कार्यान्वयन या किसी अधीनस्थ निकाय के नियम और विनियमों के निर्णय का कार्य सौंपा जाता है। तो देखिए, प्रत्यायोजित विधान के उद्देश्य क्या हैं? संसद पर कार्य के दबाव को कम करना, विकेंद्रीकृत और क्षेत्रक विशिष्ट नियम या विनियमन बनाने में सहायता करना। तीसरा, आधुनिक प्रशासन की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग प्राधिकरणों को अधिक अधिकार प्रदान करना। और वहीं चौथा है, संसद द्वारा नए अधिनियम के पारित होने की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को कानून बनाने में सक्षम बनाना है। यहाँ कुछ अन्य चीज़ों को देखें कि किन परिस्थितियों में एक प्रत्यायोजित विधान अमान्य होगा। यदि मौलिक अधिकारों या भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। दूसरा, यदि नियम या विनियमन मूल अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर है या मूल अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। तब तीसरा, यदि कार्यपालिका के पास उक्त नियम या विनियम को बनाने की विधायी क्षमता नहीं थी। यदि मामले और बिना किसी कारण से यदि मनमाने और बिना किसी कारण के प्रत्यायोजित विधान का प्रावधान कर दिया गया है तो उसे रद्द किया जा सकता है। अगला है, भूतलक्षी प्रभाव वाले किसी प्रत्यायोजित विधान का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। यदि मूल अधिनियम में ऐसा करने का प्रावधान है तो वह मान्य होगा। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि विधायिका अपने अनिवार्य विधायी कार्यों को कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ब्रांच को नहीं सौंप सकता है। आगे चलते हैं। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 अर्थात पेशा एक्ट 1996। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पेशा अधिनियम को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। तो कहाँ अधिसूचित किया गया है? छत्तीसगढ़ में। पेशा के अंतर्गत ग्राम सभाओं की मुख्य शक्तियाँ क्या है? पहला,
भूमि अधिग्रहण के मामलों में अनिवार्य परामर्श की शक्ति, मतलब परामर्श इनका अनिवार्य है। अनुसूचित क्षेत्रों में दूसरे लोगों द्वारा भूमि की खरीद को रोकने और बेची गई या हस्तांतरित भूमि पर पुनः कब्जा दिलाने की शक्ति। दूसरा, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत तथा स्थानीय योजनाओं से संबंधित संस्थाओं एवं कार्मिकों पर नियंत्रण की शक्ति। तीसरा है आपका लघु जल निकायों के प्रबंधन और गौण वन उपज के स्वामित्व की शक्ति। चौथा है शराब की बिक्री खपत को विनियमित और प्रतिबंधित करने ग्रामीण बाजारों के प्रबंधन एवं अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण को नियंत्रित करने की शक्ति। और आपका चौथा है विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्बहाली तथा गौण खनिजों हेतु पूर्व पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे की पूर्व मंजूरी की शक्ति। आगे चलते हैं, इससे संबंधित अन्य फैक्टरों को देखें तो देखिए, पेशा नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही छत्तीसगढ़ इस प्रकार के नियम बनाने और पेशा कानून को लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बन गया है। इससे पहले पेशा अधिनियम को लागू करने वाले जो 6 राज्य रहे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, और 7वां ये है। पेशा अधिनियम 1996 के बारे में बात करें तो पेशा अधिनियम 1996 को दिलीप सिंह भूरिया समिति, ये समिति याद रखिएगा, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जनजातियों का सशक्तिकरण करना और उन्हें मुख्यधारा में लाना है। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में पेशा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नोडल मंत्रालय है। पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। यह अधिनियम संविधान के भाग 9 के प्रावधानों के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू करता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर। भाग 9 पंचायतों संबंधित है। इस संबंध में अनुच्छेद 244(1) को कुछ संशोधनों अपवादों के साथ अनुसूची 5 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। और ये जो 10 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना है। जिनमें से 3 राज्यों ने अभी लागू नहीं किया है। कौन कौन से हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। पेशा अधिनियम 1996 की अन्य विशेषताएं क्या है? प्रथागत कानूनों के अनुरूप है यह। पंचायतों के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए जाने वाले कानून जनजातीय समुदायों के प्रथागत कानूनों, उनकी सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन की पद्धतियों के अनुरूप होंगे। दूसरा, ग्राम सभा। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी। यह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के मतदाता सूची में शामिल है। तीसरा, ग्राम सभा की भूमिका और दायित्व। ग्राम सभा के पास गांव के विकास संबंधी सभी कार्यों को मंजूरी देने, लाभार्थियों की पहचान करने, धन के उपयोग का प्रमाण पत्र जारी करने आदि का उत्तरदायित्व होगा। इसके अतिरिक्त उनके पास सभी सामाजिक क्षेत्रकों में संस्थाओं एवं पदाधिकारियों पर और स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्तियां भी होंगी। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों की सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों की रक्षा व संरक्षण करेगी। आरक्षण की बात करें तो प्रत्येक पंचायत में जनजातीय समुदायों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी। ये न्यूनतम 50% होगी, 50% से अधिक ही हो सकती है, उससे कम नहीं। साथ ही पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे। तो ये फैक्ट आरक्षण वाला महत्वपूर्ण है बहुत। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखें तो पहला है लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए, झारखंड के राज्यपाल ने कुछ समय पूर्व लाभ का पद धारण करने के लिए मुख्यमंत्री को विधायक के रूप में आयोग ठहराए जाने का मामला भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजा था। तो इसमें लाभ के पद क्या है? तो लाभ के पद की व्याख्या एक ऐसे दर्जे के रूप में की जाती है जिससे पद धारण करने वाले लोगों को कुछ वित्तीय लाभ, पारिश्रमिक या फायदा मिलता है। इसे संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) के तहत क्रमशः 102(1) के तहत सांसद और 119(1) के तहत 191(1) के तहत जो है विधायक या विधान परिषद का सदस्य को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करने से रोकता है। इन प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है जिन्हें संसद ने कानून द्वारा अलाभकारी पद घोषित किया है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री बनना, ये लाभकारी पद नहीं होते हैं। लाभ के पद के संबंध में अयोग्यता के निर्धारण का प्रश्न राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजे जाने का प्रावधान है। हालांकि उन्हें इस मामले में चुनाव आयोग की राय प्राप्त करनी होती है और उसी के अनुरूप वे निर्णय लेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों। अब बात करते हैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैंड्स नियम के बारे में। एमपी लैंड्स, तो देखिए, वित्त मंत्रालय ने संसद
सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैंड्स नियमों में संशोधन किया, जिसके तहत एमपी लैंड निधि पर जमा होने वाले ब्याज को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। इससे पहले इस निधि पर अर्जित ब्याज एमपी लैंड्स खाते में जमा किया जाता था। इसका उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकता था। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य निधियों का समय पर आवंटन और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है। एमपी लैंड्स को 1993 में शुरू किया गया था। यह सांसदों को स्थानीय स्तर पर महसूस की गई स्थानीय स्तर पर महसूस एक सेकंड की गई जरूरतों के आधार पर पूंजीगत प्रकृति के विकास कार्यों को संपन्न कराने की सिफारिश का अधिकार देता है। इसके तहत प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में फंड जारी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष सांसद निम्नलिखित अनुपात में इस निधि के कार्य की सिफारिश करता है। पहला, अनुसूचित जाति एससी की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए एमपी लैंड्स निधि का कम से कम 15% खर्च किया जाता है। 15% जो है वो खर्च किया जाता है। और वहीं अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी के क्षेत्रों में एमपी लैंड्स निधि का 7.5% जो है खर्च करना अनिवार्य है। न्यूनतम एमपी लैंड्स के अंतर्गत निधियां व्यवगत नहीं होती, अर्थात इनका उपयोग नहीं होने पर भी निधियां वैसी ही रहती हैं। ये लैप्स नहीं होती हैं, नॉन लैप्सबल होती हैं। जिला स्तर पर इस योजना के तहत कार्यों के समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिला प्राधिकरण जिम्मेदार है। जिला प्राधिकरण को प्रतिवर्ष कार्यान्वयन के तहत कम से कम 10% कार्यों का निरीक्षण करना होता है। योजना के कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माण, निधि जारी करने और निगरानी तंत्र निर्धारित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जिम्मेदार है। आगे बात करते हैं नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रणाली को नागरिकों और विधानमंडलों के सदस्यों के उपयोग के लिए विकसित किया गया है। इसमें विधायी निकायों से संबंधित सभी कार्यों और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। ई विधान को नेवा के रूप में पुनः नामित किया गया है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के रूप में। संसदीय कार्य मंत्रालय नेवा को शुरू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। संसदीय कार्य मंत्रालय नेवा का लक्ष्य देश की सभी विधायिकाओं को एक मंच पर लाना है, ताकि एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। यह विभिन्न राज्य विधानसभाओं से संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित करने और दिन प्रतिदिन के कामकाज में कागज के उपयोग को समाप्त करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं जिलों का निर्माण या उत्साधन के संबंध में। इनका क्रिएशन या एवोल्यूशन कैसे होता है। तो देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल के 7 नए जिले बनाए गए और अभी हाल ही में जो है राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि वह नए 19 जिले बनाएगी और इस प्रकार जिलों की संख्या वहाँ पे कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो यह बात करना कि जिलों का निर्माण या विघटन कैसे किया जाता है, इस संबंध में संपूर्ण शक्ति जो है वो राज्य सरकार में निहित है। राज्य सरकार विधानसभा में एक कानून पारित कर या केवल एक आदेश जारी कर नए जिले का निर्माण या विघटन कर सकती है। इसकी अधिसूचना को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। इस मामले में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना हो तो नाम में परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार की सिफारिश की आवश्यकता होती है या अनुमति की। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां, पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दल बदल संबंधित संविधान की 10वीं सूची के तहत किसी विधायक के विरुद्ध एक अयोग्यता याचिका का निर्णय करते समय विधानसभा अध्यक्ष या उस विधायक के पूर्व विधानसभा देखिए विधानसभा अध्यक्ष जो है उस विधायक के पूर्व विधानसभा सदस्य के दर्जे को समाप्त नहीं कर सकता। मतलब जो मान लीजिए कोई अपने पद से हट गया या रिटायर हो गया तो वो पूर्व विधायक होगा ना, तो पूर्व विधायक को कहलाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 2014 में बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने 10वीं अनुसूची के तहत न केवल कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था, बल्कि उनके पूर्व विधायक का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार उन्हें पेंशन और अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया था। किहोतो होलोहन बनाम जजिल्लू और अन्य वाद में 1992 का वाद है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की शक्ति जो है वो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन आती है। राजभाषा पर संसदीय समिति कमिटी ऑन पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज हाल ही में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस समिति का गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत किया गया था। इसका गठन गृह मंत्रालय करता है और केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह समिति राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसको सौंपे गए कार्य या अधिदेश क्या हैं, तो देखिए, आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना,
साथ ही आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना। पूर्वोत्तर परिषद की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC, प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद के 50 साल पूरे होने पर पूर्वोत्तर के विकास के लिए 8 स्तंभों पर कार्य करने पर बल दिया। ये स्तंभ कौन से हैं? पहला है आपका शांति, दूसरा है विद्युत, तीसरा है पर्यटन, चौथा है 5G कनेक्टिविटी और आपका पांचवा है संस्कृत, छठा है प्राकृतिक कृषि और सातवां है खेल और आठवां है क्षमता निर्माण। तो प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यहाँ पे पूर्वोत्तर परिषद के बारे में बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC के बारे में, तो इसकी स्थापना संसद द्वारा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत की गई। नियंत्रक निकाय कौन सा है? तो यह परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। संरचना क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री, ध्यान रखिए, केंद्रीय गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। इसमें 8 राज्य हैं। 8 राज्य कौन कौन से जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम शामिल हैं। इनके कार्य क्या हैं? पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना, पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर राज्य विवादों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं क्षेत्रीय परिषद के बारे में। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कोलकाता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के जो सदस्य रहे हैं, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि राज्य शामिल हुए हैं। अन्य क्षेत्रीय परिषदों के बारे में बात करें तो इसके अतिरिक्त देखिए कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कौन कौन से? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, फिर उसके बाद उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल है। दूसरा है मध्य क्षेत्रीय परिषद, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तीसरा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव दादरा और नगर हवेली। पांचवा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसका गठन किया गया। संरचना अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है। पूर्वोत्तर परिषद का भी अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, इसका भी गृह मंत्री ही होता है। सदस्य जो होता है वो प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्रिता उस जोन में शामिल केंद्र शासित प्रदेश के 2 सदस्य। कार्य क्या होता है? निम्नलिखित के संबंध में चर्चा करना और सिफारिशें देना। पहला, आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में साझे हित का कोई मामला। दूसरा, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों या अंतर राज्य परिवहन संबंधित कोई भी मामला। तीसरा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उत्पन्न होने वाला कोई मामला। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।